नमो नमः साथियों, सर्वे नमो नमः। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारे बिंदु को और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेज को। हमारी क्लासेज में आज जो क्लास चलने वाली है वो क्लास नंबर 3 होगी, क्योंकि 2 क्लासें हम पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने सत्री प्रत्यय पढ़ा था, ठीक है, और दूसरी क्लास में हमने सानच प्रत्यय पढ़ा है। 2 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी है। पहली क्लास में हमने सत्री प्रत्यय पढ़ा है, दूसरी क्लास में सानच प्रत्यय पढ़ा, और आज तीसरी क्लास है वही प्रत्यय प्रकरण की, जिसमें हम तव्यत प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं तव्यत प्रत्यय होता क्या है, तव्यत प्रत्यय के अंदर क्या शेष है, किस में प्रयोग होता है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। चलिए, इसका तो हमें पता ही है कि सत्री प्रत्यय का री और स का लोप होता है तो अत शेष रहता है, ठीक है, यह हमें पता है। और इसमें स और च का लोप होता है तो आन शेष रहता है, यह हमें पता है। तो अब हम इसके बाद में तीसरा प्रत्यय जो हमारे पास है वो है तव्यत प्रत्यय, और आज हम इसी प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, इसी प्रत्यय को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन सा प्रत्यय देखेंगे हम आज, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय को हम देखते हैं कि तव्यत प्रत्यय के अंदर तव्यत इस तरह लिखा हुआ रहता है, जो ये तह है इस तह का हो जाता है लोप, ठीक है, और ये जो बचा हमारे पास जो शेष बचा हुआ है ये है हमारा शेष रूप, यानी कि ये शेष रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तव्य प्रत्यय का, तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। अब बात आती है जो तव्यत प्रत्यय है, इस तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, किन अर्थों में होता है, तो कहेंगे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या फिर कहें योग्य अर्थ में होता है। कह सकते हैं हम कि तव्यत प्रत्यय से प्रयोग है हिंदी भाषा या हिंदी भाषा के चाहिए या योग्य इत्यस्मिन् अर्थे भवति, इस अर्थ में होता है। किस किस अर्थ में, चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। यहाँ हमें पता चल गया कि जो तव्यत प्रत्यय है, इस तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए योग्य अर्थ में होता है। पहली बात पता चली हमें कि तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, तय का लोप होता है। दूसरी बात पता चली हमें कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए योग्य अर्थ में होता है। तीसरी बात है कि इसका जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य या फिर कह सकते हैं भाववाच्य में होता है, ठीक है। और तीसरी बात हमें ये पता चल गई। चौथी बात की बात करें तो चौथी बात होती है कि पुल्लिंग का जो रूप होगा वो रामवत चलेगा, मतलब कहें कि राम है, जो ये रूप है इस तरह चलेगा। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलेगा, यानी कि इस तरह से। और नपुंसकलिंग की बात करें तो फलम की तरह चलेगा। ये हमारे पास चौथी बात आ गई। चलिए, तो हम एक एक बात को भी और देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। पहली बात क्या कह रहा है, तव्यत प्रत्यय से प्रयोग है, तव्यत प्रत्यय से प्रयोग है हिंदी भाषाया चाहिए योग्य इत्यस्मिन् अर्थे भवति। वही बात आ गई कि चाहिए या योग्य अर्थ में किसका प्रयोग होता है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यय से प्रयोग है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहे हिंदी भाषा का वर्ड है चाहिए और योग्य, हिंदी भाषा का शब्द है चाहिए और या फिर योग्य, इस अर्थ में एतेस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में प्रयोग क्या होगा
होता है तव्यत प्रत्यय। कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, तो यहाँ जो चाहिए अर्थ है इस अर्थ में प्रयोग होगा। या ये खेलने योग्य है, ये फल खाने योग्य है, ये जो अध्याय है ये पढ़ने योग्य है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो इस चाहिए और योग्य अर्थ में किसका प्रयोग हो रहा है? इस तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। बात क्लियर? अगली बात क्या कह रही है? अगली बात, दूसरी बात यहाँ पर जो आ रही है हमारे पास, अस्य तव्य भाग अवशेषेति, तव्य भाग अवशेषेति तकार से लोप है भवति। तव्य भाग अवशेषेति तकार से लोप है भवति। ये बात भी हमारे पास सामने आ गई कि तव्यत प्रत्यय में से तय का लोप हो जाता है और तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है और तय का लोप हो जाता है, शेष और लोप। ये बात हमारे सामने आ गई। आगे थर्ड बात क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। थर्ड बात तीसरी बात है, अयम अयम प्रत्यय है भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य एव भवति। इसका जो प्रयोग है या जो ये प्रत्यय है ये भाव, ये कर्म और भाववाच्य में होता है। भाववाच्य, कर्मवाच्य एवं भवति इनमें होता है। और पुल्लिंग राम है, स्त्रीलिंग रमः और नपुंसक लिंग फलवती चलंती। पुल्लिंग राम की तरह, स्त्रीलिंग रमा की तरह और नपुंसकलिंग फल की तरह चलता है। इनका जो रूप है पुल्लिंग में रामवत यानी कि राम है, रामो रामः जो उस तरह चलेगा, और स्त्रीलिंग में है रमा के समान चलेगा, रमार में रमा, और नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी की तरह इसका रूप चलेगा। ठीक है, हमारे पास ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें हमारे समझ में आ गई। तो इनका प्रयोग करके देखते हैं। सेंटेंस जो हमारे पास शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वाक्य क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह के बनेंगे वो हम चर्चा कर लेते हैं उस पर, और उसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास सीधा सीधा आप कुछ लेना, यहाँ देखना है कि मैंने एक धातु ले ली, क्या नाम से है, भू धातु ले ली, प्लस तव्यत प्रत्यय लिया। ठीक है, तो हमें सीधा सा ये फोकस करना है, ये देखना है कि तव्यत प्रत्यय का शेष क्या है, तव्य है। तय का क्या हो गया, लोप। किसका, इस तय का, मतलब ये तय अदर्शन हो गया। अदर्शनम लोप है, कहते हैं ना जिसके दर्शन नहीं हो छिप जाता है, ये नष्ट नहीं होता सिर्फ छिपता है। तव्य प्लस भू है हमारे पास। अब इसको क्या रूप चलेगा, भवती भवत भवंती, तो भवी तव्य, ये तुम्हारे पास रूप बना, ये तो हमारे पास रूप बना। आपसे पूछा जाए भवितव्य, भवितव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले को देखेंगे, क्योंकि प्रत्यय हमेशा अंत में, उत्तर में जुड़ते हैं, यानी बाद में जुड़ते हैं, पश्चात में जुड़ते हैं। तो तव्य को देख के कह दिया आपने कि ये प्रत्यय है, पहली बात तो, और दूसरी बात तव्यत प्रत्यय है क्योंकि बाद में जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे यह लगाया हुआ मिला तो ये पुल्लिंग का रूप है, और भवितव्या तो स्त्रीलिंग का रूप है, और भवितव्यम ये नपुंसक लिंग का रूप है। आपने देखा कि 3 रूप बने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। विसर्ग लगा राम है की तरह, ये राम है की तरह, आ लगा रमा की तरह, तय यानी कि जैसे फलवत की तरह क्या चलता है, फलम फलम फले फलानी, फलम चला तो फलम चला, तो यहां पर मैं लगा इसकी तरह। अब हमारे पास देखें हम इधर, मैंने लिया भू धातु, ये 3 नंबर वाला लिया है, 1 2, क्योंकि 1 2 भी समझाएंगे ऐसी बात नहीं है। भू प्लस तव्य में भवितव्य है, भवितव्या
भवितव्य, भवितव्य है, भवितव्या, भवितव्यम, रूप बना। अब मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान रखना है, इनको उठाया, इतना उठाया, इतना हटाया और इतना हटाया। मतलब मैंने क्या किया कि भू का जो लिखा हुआ भू से संबंधित था, भू धातु भवी जो भी लिखा था, ये तव्य है, तव्य, तव्यम, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। इन्हीं से हम पहचानेंगे कि तव्यत प्रत्यय है इसमें। अब देखो यहां पर अगर मैं पैठ रूप ले लिया, तो पैठ लिया, तो पैठ के अंदर क्या रूप चलता है, पढ़ती पढ़त पढ़ती, तो यहाँ पर पैठितव्ये, पैठितव्या, पैठितव्यम, यही रूप बना। मतलब हमने क्या चेंज किया, सिर्फ धातु चेंज की, धातु में परिवर्तन किया। प्रत्यय तो तव्यती था, और तव्यत में पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्य, सॉरी तव्य है, तव्य तव्यम बना। तो इसी प्रकार से फटितव्य है, फटितव्य, फटितव्यम, वही हमने रूप बनाया। अब बात हमारे पास फिर से यही देखा जाए कि इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो हमने फटी को उठाया, तव्य देखा, तव्यत प्रत्यय, फटी को उठाया, तव्या देखा, तव्यत प्रत्यय, फटी को हटाया, तव्यम देखा, तो तव्यत प्रत्यय। इन्हीं से तो पता कर रहे हैं हम कि कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय बाद में आपको दिख रहा है, तो यहां पर हम इस तरह से अनुमान लगाए। फिर उसके बाद में मैंने लिया एध धातु, तो एध धातु है, उस एध धातु को मेरे पास जो रूप है वो मैंने लिखा एधि तव्य, एधि तव्या, एधि तव्यम। देखिए एधि तव्य, एधि तव्या, एधि तव्यम, हमने पहचाना, पूछा कि इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो हमने एधि को अलग किया, पता चला तव्य शेष बचा हुआ इधर, तो तव्यत प्रत्यय। एधि को अलग किया, पता चला तव्य है, तो तव्या भी स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए तव्यत प्रत्यय। एधि को अलग किया, पता चला तव्यम बचा, तव्यम नपुंसकलिंग का तव्यत प्रत्यय का है, तो हमें पता चला कि एध को अलग करा, धातु को निकाला हमने, तो पता चला कि तव्यत प्रत्यय है। चलिए, तो इस प्रकार से दा धातु तो हमें पहला रूप हमने कर लिया कंप्लीट, दूसरा एद का किया, तीसरा भू धातु सबसे प्रारंभ में किया, तीसरा चौथा आता हमारे पास दा धातु। अब दा धातु मैंने देखा, तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से, दा धातु अगर मैं जोड़ रहा हूं, तव्यत में जोड़ा, फिर पता चला मुझे तव्यत का तव्य, तव्य शेष रहता है, तो तव्य रह दिया मैंने। अब तव्य का रूप तो मुझे पता है कैसे कैसे बनेगा, लेकिन रूप क्या बनने वाला है, मैंने जोड़ा दा दा दा, क्या बन गया, दातव्य है, दातव्य, दातव्यम। कभी कभी सेंटेंस में प्रयोग करके दे दिया जाता है, तो वहां पर आपको सिर्फ वही, उसमें से धातु को अलग करिए, दा को अलग कर दीजिए, बच्चा मेरे पास तव्य है, तव्य तव्यम, तो पता चल रहा है तव्य तव्य तव्यम, तो तव्य पुल्लिंग का रूप है किसका, तव्यत का, तव्य स्त्रीलिंग रूप है किसका, तव्यत का, और तव्यम नपुंसकलिंग में किसका, तव्यत का। तो मेरे पास क्या बना, धा तव्य, धा तव्य, धा तव्य, धा तव्य। क्लियर बात। अब इसी प्रकार से क्री धातु मैंने जोड़ा, क्या जोड़ा, फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर है, क्री धातु मैंने जोड़ा। तो बताइए क्री में यहां पर ये कै री है, इसको यहां चढ़ाया, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। देखिए कर्तव्य है, कर्तव्य, कर्तव्य, यानी कि आपसे पूछा कि इसमें कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसको हटाया, पता चला तव्य बचा, तव्य है, यानी कि तव्यत प्रत्यय का है। यहां से र और कै को हटाया, पता चला तव्य, यानी कि स्त्रीलिंग तव्यत प्रत्यय का है, और तव्यम शेष बचा, मतलब पता चला हमें कि यह तव्यत प्रत्यय का स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चल रहा है, हमने पूर्व में क्या जुड़ रही है, धातु, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कृत्रि
कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं ना, कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय का मतलब है कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृदंत प्रत्यय के अंदर यानी कि ये क्या होते हैं, पूर्व में क्या होती है, धातु होती है और पश्चात प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। और जो भी तद्धित प्रत्यय आएगा, तद्धित कृदंत में तो ये होगा, इसमें संज्ञा जो सर्वनाम शब्द होंगे वो होंगे तद्धित प्रत्यय के अंदर। आगे देखिए, इसमें नी प्रत्यय आ रहा है 6 नंबर पे। नी प्रत्यय का रूप चलता है नी, यानी कि नेतव्य, नेतव्यम, यानी कि हमें पता चला कि यहाँ पर ने है तो नेतव्यम, तो नेतव्य है, नेतव्यम, मतलब पूछा गया नेतव्य में, नेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने क्या किया, ने को हटा के देखा, तो तव्य तव्यम शेष बचा, मतलब तव्यत प्रत्यय शेष है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हस धातु है प्लस प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, प्लस प्रत्यय कौन सा, अनियर प्रत्यय, और पा धातु के भी अनियर प्रत्यय, श्रु धातु में भी अनियर प्रत्यय, और स्था धातु में भी अनियर प्रत्यय, और मुद धातु में भी अनियर प्रत्यय। ये जोड़ करके अब क्या रूप बनने वाले हैं वो आप बनाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्या रूप बनने वाला है। यहाँ पर पुल्लिंग लिख लेना, यहाँ स्त्रीलिंग लिख लेना, यहाँ नपुंसकलिंग लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखते हुए क्या करना है, इनका रूप आपको बनाना है और आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं इसको हटा देता हूं प्रत्यय तक, तो सिर्फ धातु धातु रख देता हूं आपके लिए, ये लो। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने 3 प्रत्यय कंप्लीट कर लिए, सत्री, सानच और तव्यत प्रत्यय। आगे का प्रत्यय जो हमारे पास आ रहा है 4 नंबर पे अनियर। देखिए, अनियर प्रत्यय के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूं पहले से। पहली बात, तव्यत प्रत्यय का समानार्थी है। अनियर प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय से समानार्थी सब है, मतलब समानार्थी मतलब सारे नियम समान होंगे। तो मतलब कह रहा है कि क्या तव्यत प्रत्यय से योग्य हिंदी भाषा या चाहिए योग्य अर्थ में से इत्यस्मिन् अर्थे भवति, तो क्या यही कहेंगे कि अनियर प्रत्यय से प्रयोग हिंदी भाषा है कि योग में होता है, अर्थ में होता है, तब सिर्फ तव्यत की अनियर कर लें, यानी कि योग्य और या चाहिए अर्थ में ही प्रयोग होगा, बिल्कुल इसी अर्थ में प्रयोग होगा। पहली बात ये सेम है। दूसरी बात, उसमें तव्यत में लास्ट वाले तय का लोप होता था, तो क्या अनियर में लास्ट वाले तय की जगह यहाँ पर लास्ट वाले र का लोप होगा, बिल्कुल यही होगा। उसमें तव्य शेष था, बचा हुआ पूरा शेष रह गया था, इसमें भी बचा हुआ बाकी शेष रह जाएगा। दूसरी बात ये सेम है इसमें। तीसरी बात, उसका प्रयोग है जो कर्म वाच्य और या फिर भाववाच्य में हो रहा था, क्या इसका भी उसी में हो रहा है, बिल्कुल इसमें भी वही भाववाच्य और कर्मवाच्य में हो रहा है। फिर तीसरी बात के बाद यह आती है चौथी बात, कि उसका तो राम है की तरह तो पुल्लिंग था, रमा की तरह स्त्रीलिंग था, और फलम की तरह नपुंसकलिंग था, क्या इसका भी वही रूप है, बिल्कुल इसका भी वही रूप है। तो फिर अलग क्या है सिर्फ, और क्या वो पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में सेम है, सब योग्य चाहिए अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इनका भी वही हो रहा है। तो फिर क्या है, कुछ चेंज नहीं है, सब सेम है, पूरा का पूरा समानार्थी है। समानार्थी का मतलब समान अर्थ है सारे के सारे। देखते हैं, अनियर प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय से समानार्थक है अस्ति। पहली लाइन ही यही लिखी है कि अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय से समानार्थक है अस्ति। देखो, तब अनियर प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय से समानार्थक है अस्ति, अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय का समानार्थक है, सेम है। अस्य प्रयोग है, यानी कि अनियर प्रत्यय से प्रयोग है चाहिए योग्य इत्यर्थ है भवति, वही चाहिए और योग्य अर्थ में हो रहा है। दूसरी बात,
अस्य अन्यः भाग अवशेषेते, अन्य भाग अवशेष है। रेपकार से लोप भवति, रेपकार का लोप हो रहा है। बिल्कुल वहां तकार का लोप हो रहा था, वहां पर तकार कहा, यहां पर रकार क्यों नहीं कहा, रेप क्यों कहा। एक र ऐसा वर्ण है जिसको रेप कहते हैं, बाकी को जितने भी स्वर यानी ऐसे लेके स्वर कह सकते हैं, और क का मतलब व्यंजन कह सकते हैं, सारे के सारे के आगे कार जोड़ते हैं। अकार, नकार, चकार, टकार, पकार जो भी है उन सब में कार जोड़ते हुए, तो इस तरह से। ठीक है, यहां तक तो लिखा, फिर आगे मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि जो पूरी की पूरी डेफिनेशन थी वो यही है कि हम प्रत्यय से भाववाच्य वाच्यवाद भाव प्रयोग है, यानी कि यही बात जो मैंने यहाँ समझाई है वही है। फिर पुल्लिंग राम है, रमा और फलम, यानी राम रमा फलम की तरह चलता है, सब कुछ सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, वही खाना चाहिए, खाने योग्य है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य है, लिखना चाहिए, लिखने योग्य है, ये सारे अर्थों में ही इनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो ये बातें सारी समझ में आई है। तो अब हमारे पास इनके अर्थों के साथ प्रयोगों को देखते हैं। किनको देखेंगे, प्रयोगों को। देखिए यहां पर मैं धातु ले रहा हूं प्लस प्रत्यय ले रहा हूं और नया रूप ले रहा हूं। यहां पर प्रत्यय तो फिक्स है हमारा, अनियर, अनियर में से हमारे पास पता भी है हमें, र का लोप है, अनिय शेष है। आगे धातुएं जोड़नी है, पीछे रूप बनाना है मुझे। ठीक है, तो आगे मैं जैसे कि सबसे पहले ले लेता हूं भू धातु ले लेता हूं, उसी की तरह भू धातु में भ वनीय, भवनीय। ठीक है, यह रूप बना। इसके बाद में हमारे पास अगला रूप देखते हैं, भवनीय। अब देखिए हमारे पास ये रूप बना, तो इसके बाद में एद का ले लें, लेकिन इसमें देखिए सबसे पहले पुल्लिंग बनाना है तो भवनीय, स्त्रीलिंग में भवनीया और नपुंसकलिंग में भवनीयम। भू धातु है, भव रूप चलेगा उसका, भव यानी कि भव के अंदर यहाँ पर जो ए था वो भ के ए के अंदर मिला, ये पूरा हुआ यहाँ पर, इस तरह से इसका रूप बना। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर भू धातु येरी अनियर प्रत्यय है, तो इसका नपुंसक लिंग पूछ रहा है ये, तो भवनीयम, भवनीयम बनाएंगे। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी पूछता तो पुल्लिंग में हम क्या लिखते हैं, भवनीय, भवनीय, और स्त्रीलिंग में क्या बनाते हैं, भवनीहा, भवनीया। ठीक है, तो हमें इस तरह से पता हो गया कि इस तरह से बनाएंगे। तो अब मैं कहूं कि इसमें से भव, इसमें से भी भव और इसमें से भी इसको, क्योंकि अनिय अनिय सब में शेष है। अब जो अ है उसको मैं यहां पर नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि वो अगले वाले वर्ड में हर जगह जुड़ेगा। इस जो जो भी धातु होगी उसका हमेशा धातु का अंतिम जो वर्ण होता है वो हलंत होता है, ज्यादातर में देखना आप, तो वहां पर वो उस अगले वाले में आके जुड़ जाएगा। इसलिए आपको ये रूप ही दिखेगा, जब ये दिखेगा तब पहचान जाएंगे हम कि कौन सा है, वहां पर हमारे पास धातु का पता चल जाएगा कि कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। अब देखो भू धातु हो गई, फट धातु की देख ले हम। फट धातु में देखिए, अगर यहाँ मैं भू की जगह फट लिखूं तो ठ, ये ठ आधा है, ये इसमें मिलते फटनीय हो गया, फटनीय हो गया, यम हो गया। यानी कि फट धातु हमारे पास आ रही है, तो यहां पर मैं करूं म, और इस यदि वही बात करूं तो वह रूप इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चले, इसके बाद में हम चलते हैं एद धातु। एद धातु रह रही ना हमारे, हाँ एद धातु रह गई, एद धातु तो भूल गए। एद धातु है, तो यहां पर ए ध के अंदर मिलेगा एध, एध, एध। तो हमारे पास यहां क्या हो गया, एद नियम,
एदनिह एदनिया, यानी कि यहाँ नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, ए ध नी ये म, एदनिय एदनिहा एदनिय एदनिहा, यानी एदनिय एदनिया। इसको हटाया, वापस से हमारे पास वापस ये शेष रहा, यानी कि एद धातु हट गई। पता चला हमें निय निया नियम, यानी कि ये तो अनिय अनिया अनियम है, यानी कि अनियर प्रत्यय है। फट धातु हो गई। दा धातु, दा धातु में देखें तो दा है, दा जोड़ दो यहां पर, तो दानिये दानिया दानियम, दानिये दानिया दानियम, यानी कि यहाँ क्या हो गया, दा नी ये म, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रूप हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बन गया। अब हमारे पास आ रहा है अगला रूप क्री धातु। क्री दो प्रकार से हैं, एक क्री ये वाला है और एक क्री हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो देखो इस वाले का बना रहे हैं पहले, इसका बाद बनाएंगे। क्री ये, अब यहां ये आ रहा है ना, इसके बाद न ना ये न में बदलेगा, ध्यान रखना। क्रयन क्रयनियम, क्रयनियम करणीया करणीय है, यानी कि इसका जो रूप होगा वो होगा करणीयम। यहाँ पर ये र होने के कारण ये न जो था न में परिवर्तित हो गया। ये जो र था वो किसमें परिवर्तन हो गया, ये हमारे न में परिवर्तन हो गया। अब हमारे पास जो करणीयम यानी कि क्री वाला है, ये वाला क्री का देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी वो इसी तरह से र में बदलेगा, लेकिन यहाँ जो ये र है, ये र के अंदर ये मिल करके ये पूरा हो जाएगा, री है ये, तो ये हो जाएगा करणीयम करणीयम और करणीयम, यानी कि इसका रूप यहां पर बन जाएगा करणीयम, ठीक है। यहां तक हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसी तरह से चूर, दृश्य, रक्ष, पच, हस, गम, ये रूप है, ये आपको बनाने हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस तभी होगी। आप इसके अलावा इतना ही नहीं करना आपको, इसके अलावा जितने भी आपके तव्यत अनियर के हैं उनके आगे आपको जोड़ते हुए तव्यत अनियर प्रत्यय हैं, इनमें क्या करना है, जितने भी तव्यत के अनियर के रूप हो उन सबको आपको क्या करना है, अपनी जो भी गाइड है उसके अंदर से सोल्व करना है, उनमें प्रत्यय पहचाना। अगर आपको सेंटेंस वाले मिलते हैं, सेंटेंस में भी आपको प्रयोग करना है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास पांचवा प्रत्यय जो आ रहा है वो है तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। इस तुमुन प्रत्यय के बारे में हम और जान लेते हैं। तुमुन प्रत्यय देखिए, तुमुन प्रत्यय का मतलब है इसके अंदर एस उनका प्रयोग होगा कि को या फिर के लिए अर्थ में प्रयोग होगा, पहली बात, ठीक है। किस अर्थ में होगा? कि को या के लिए, इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा, पहली बात। तुमुन प्रत्यय का तुमुन प्रत्यय से तुमुन प्रत्यय से तुम अवशेष्यते उकार नकारस्य च लोपः भवति। इसमें क्या होता है कि तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहेगा, केवल क्या रहेगा? तुम, ठीक है। अवशेष उकार से नकार से च लोप है। देखो तू मु न, यह है नकार का मतलब ये न का लोप, उकार का मतलब न, जो म है इसके अंदर जो ऊ है इसका लोप। अगर इसमें से ऊ भी गया और न भी गया तो म हलन, इधर ऊ, ठीक है, प्लस त,
यही हो, तय के अंदर उ मिलते हैं तो तू हो गया, म के अंदर उ मिलते हैं मु हो गया, न। लेकिन इन दोनों का लोप हो गया, अब तो तू और क्या बचा हुआ है, मैं। तो यही तो है कि ये तो क्या है, शेष है, अवशेषित यानी शेष है, उकार यानी उ, नकार मतलब न का लोप हो गया। यह बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इनका जो उकार और नकार का लोप हो गया, ये यहां तक बात समझ में। इस जो इसमें जो तुमुन प्रत्यांत है, अव्यय है में प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। अब पहली बात के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए वहां चाहिए था, यहां के लिए है, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, जैसे कि हम जो भी बाइक है वो किस लिए होती है, घूमने के लिए, पेन किस लिए होता है, लिखने के लिए, ठीक है। तो के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण देखते हैं हम इसके। जैसे क्रि धातु है, उदाहरण के लिए क्रि धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। आपको पता है इसमें तुम शेष है हमारे पास, इधर हमारे पास क्रि धातु है, तो क्या बन गया, कृतुम बन गया। क्या बन गया, कृतुम बन गया, ठीक है। कृतुम रूप बन गया हमारे पास। लेकिन क्या ये रूप सही बनेगा ऐसे? हमने अभी जैसे कि क्रि धातु में तव्य जोड़ा था, तो क्या इसमें कर्तव्य में हमने कृतव्य जोड़ा था या कर्तव्य इस तरह से जोड़ा था? बस इसी तरह से क्रि धातु का रूप हमेशा इसी तरह चलेगा, इसके भी यहां पर आएगा ये। हमें ये शुद्धि ध्यान रखनी है, जैसे हमने वहां पर नीचे नहीं लगाया, कर्तव्य में ऊपर चढ़ाया था, यहां पर भी इस तरह से रूप चलेगा ये, ठीक है। एक उदाहरण जैसे ये हो गया, तो हमें अपन लिख लेते हैं यहां पर वही उसी की तरह सारणी बना के, धातु प्लस प्रत्यय और धातु प्लस प्रत्यय और प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्रि धातु पहले नंबर पे लिया हमने, प्लस तुमुन प्रत्यय लिया, तो क्या बना, तुम बना, हलंत रहेगा, इस तरह से बना, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे कि फट धातु ले लेते हैं, 2 नंबर पे ले लेते हैं फट धातु प्लस वही तुमुन प्रत्यय। अब यहां देखें तो देखिए, फट प्लस तुमुन, वही तुम से फट धातु, फट का रूप क्या चलता है, फट, पटती पटत पटंती पटसी पटत पटत, तो क्या हो गया, फटी तुम, क्या हो गया, फटी तुम, ये रूप बन गया, फटे तुम बन गया। अगला देख लेते हैं हम, हन धातु देख ले, हन का हमारे पास रूप चलता है हन धातु प्लस तो हंतुम, क्या बन जाएगा, हंतुम। हंतुम के बाद में हम देख लेते हैं नमस्कार, देख लेते हैं नम धातु, नमस्कार करने के लिए, तुमुन प्रत्यय, तो न म, अब यहां क्या है, तुम है, नम, नमन तुम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नमन तुम। अब यहां देखिए ये मैं है, अगर पीछे क्या आ रहा है, तय वर्ग है, तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण बनता है नहीं बनता, तो यहां नंतुम बन जाएगा, ये रूप बनेगा इसका, ठीक है। इस तरह से जितने भी इसके रूप आपको दिखे वो सारे के सारे आपको करने हैं, लिख पदे, बाकी आप इधर आप लिख लेना, लिख प्लस तुम, पूरा तुमन लिखने से अच्छा तुम लिखा तो लिखी तुम बन गया, ठीक है। जाने का गम रूप चलता है, गम प्लस तुम, तो गन तुम बन जाएगा, ठीक है। वही मैं का उसी, इसके अनुसार क्या हो गया, उसी वर्ग का पंचम वर्ण न बन गया, जैसे वहां बना, ठीक है। तो हमारे पास
लिख है प्लस तुमुन, तो क्या बना लिखी तुम, और गम है जैसे प्लस गंतुम। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रत्यय भी कंप्लीट है, क्योंकि हमें कोई ज्यादा नहीं समझ में आना चाहिए बस, और समझने के लिए काफी है। बाकी तो आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो गाइड है उसके अंदर दिए हुए हैं प्रत्यय पूरे, तो उसमें जो भी जैसे तुमुन प्रत्यय दिया हुआ, तुमुन प्रत्यय के जितने भी है हमें पता कैसे चलेगा कि तुमुन में या तुम, जैसे ये दिख रहा तुमुन, इसमें गंतुम, यहाँ पर तुम दिखा, यहाँ तुम दिखा, यहाँ तुम दिखा, तुम दिखा, तुम, मतलब तुमुन प्रत्यय। तुमुन तुमुन किसका रहता है, तुम का शेष रहता है, तुमुन का तुम शेष रहता है, तो यहाँ पर तुम से पता लग रहा है कि तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत।